मैं सिर्फ दावों पर यकीन करने वाला नहीं हूं। मेरा मकसद कभी भी भारतीय मीडिया की तरह झूठी खबरें फैलाना नहीं होता। मैं सिर्फ खबरें सुन के गुजारा नहीं करता, बल्कि उन दावों की हकीकत को जांचने के लिए गहराई से तहकीक करता हूं। मुझे मालूम है कि सिर्फ दावे हकीकत को नहीं जाहिर करते, बल्कि उसके पीछे छुपी सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे सख्त मेहनत और तहकीक करना पड़ती है। और यही तहकीक की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। याद रखिए, ये वो कहानी नहीं जिसमें सिर्फ दावे किए गए। मैं यहाँ एक हकीकत को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका दावा हालिया एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने किया, जो पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फ़ज़ाइया की अहमियत पे बात कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर सिस्टम की मदद से दुश्मन के हथियारों को नाकारा बनाने का जो तरीका अपनाया है, वो सिर्फ जैमिंग, स्पॉफिंग और साइबर हमलों के जरिए दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पे मफलूज कर देता। लेकिन ये कहानी यहाँ तक महदूद नहीं रहती। दिफाई तज्जियाकार जब इस दावे पे रोशनी डालते हैं तो उनके मुताबिक पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक जंग की हिकमत अमली में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके जरिए ना सिर्फ दुश्मन के मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है, बल्कि उसे हलाक या मफलूज भी किया जा सकता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम तरीके सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि फ़ज़ा में भी इंतहाई मुअस्सर साबित हो रहे हैं। इस कहानी की तफसील और तहकीक की बुनियाद पर मैं आपको बताऊंगा कि ये दावे हकीकत में कितने दुरुस्त हैं और इनके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या ये वो सिस्टम है जो वाकई दुश्मन की जंगी हिकमत अमली को नाकाम बनाने में कामयाब रहा हो। उसके लिए मुझे इस टेक्नोलॉजी के गहरे तज्जिए की ज़रूरत थी। तो आइए इस तहकीक के दौरान की जाने वाली तहकीक को आप तक पहुंचाऊं और जाने कि हकीकत क्या है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक के दिफाई दावे एक दूसरे के खिलाफ तेज हुए। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने दावा किया कि उसने इंडिया के जदीद तरीन बराहमोस मिज़ल्स और ड्रोन्स को नाकारा बनाया, और पाकिस्तानी फ़ौज ने उनकी तनसीबात बशमूल एयर बेसिस तक जो है टारगेट किया, और वापस जो उन्होंने टारगेट किया है हमने उनको पहुंचने से रोका। यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया था जब इंडिया ने भी यह कहा था कि उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को सॉफ्ट और हार्ड किल के जरिए रोका। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक उन्होंने राफेल जंगी तैयारों समेत 5 इंडियन तैयारों के अलावा 70 से ज़्यादा ड्रोन्स को मार गिराया। इंडिया की जानिब से कहा गया कि एक पाकिस्तानी मिराज तैयारे को गिराया गया, मुतअद्दिद ड्रोन्स मिसाइल्स को नाकाम बनाया गया, लेकिन उसके शवाहिद पेश नहीं किए गए, तस्वीरी हकाइक भी पेश नहीं किए गए, ना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स उसके मंजर आम पे आए। दोनों अतराफ से अफवाज ने अपने दिफाई निज़ाम में रिवायती हथियारों के साथ साथ जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात का जिक्र किया, जिनमें सॉफ्ट किल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेक्ट्रम वॉरफेयर ऑपरेशंस, साइबर और स्पेस डोमेन्स और स्टैंड ऑफ वेपन्स शामिल थे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या इन तेज रफ्तार और जदीद मिसाइलों को वाकई अंधा यानी बेअसर बनाया जा सकता है? पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने जिस जैमिंग और स्पॉफिंग का जिक्र किया है, दरअसल वो क्या है और उसका मकसद क्या है? ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान ने इन जदीद मिसाइल्स और ड्रोन्स को नाकारा बनाने के लिए एक इंतहाई जदीद और पेचीदा हिकमत अमली अपनाई, जैमिंग। एक ऐसी तकनीक जिसमें दुश्मन के सिग्नल्स को खलल डाला जाता है ताकि उसके मिसाइल या ड्रोन जो हैं वो हदफ को दुरुस्त तौर पे ट्रैक ना कर सकें, और स्पॉफिंग, जिसमें दुश्मन के निज़ाम को झूठे सिग्नल्स फराहम किए जाते हैं जिससे वो गलत मकाम पे हमला करने की कोशिश करते हैं। इन तकनीकों के जरिए पाकिस्तान ने इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइलों जैसे जदीद हथियारों को अपने हदफ से भटकाने में कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ इंडिया के दिफाई निज़ाम का दावा यह था कि उन्होंने भी पाकिस्तानी मिसाइल्स को अपने एयर बेसिस तक पहुंचने से रोकने के लिए सॉफ्ट और हार्ड किल के तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन वहां के अपने जो लोग थे वो वहां की तबाही के मनाजिर सोशल मीडिया के ऊपर पहले ले आए, और फिर बाद में वो जो तमाम तर पोस्टें थी उनको डिलीट करवाया गया। सॉफ्ट किल का मतलब क्या? कि दुश्मन के हथियारों को इलेक्ट्रॉनिक तौर पे नाकारा बनाना, जबकि हार्ड किल में जिस्मानी तौर पे उनको तबाह करना शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया की अफवाज अपने दावों में सच बोल रही है? पाकिस्तान के जदीद दिफाई निज़ाम ने इंडिया के मिसाइल्स और ड्रोन्स को नाकारा बनाकर यह साबित किया कि पाकिस्तान अपने दिफा में किसी तौर पर भी कम नहीं है, और इंडिया के दावे में मुबालगा आराई की गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी कोई काबिल एतमाद तफसील फराहम नहीं की जिससे उसके दावों को सदाकत दी जा सके। पाकिस्तानी लम्हा ब लम्हा अफवाज के नुमाइंदगान आके वो पूरी तफसील बयान करते रहे,
लेकिन भारत की तरफ से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाती रही और जब सवाल पूछा जाता रहा तो आगे से जवाब यह था कि जंग के अंदर नुकसान तो होते हैं, लेकिन हमारा जो नुकसान किया उसकी कोई वजाहत पेश नहीं की गई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस बात की मुकम्मल तायद करता है कि उन्होंने इंडिया के जदीद तरीन हथियारों को अपनी महारत से नाकाम बनाया। कैसे? सबसे पहले मोहल्ले वकूफ़ जाने, पस मंज़र जाने। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी में नया मोड़ तब आया था जब डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशंस एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह इंकशाफ किया कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने इंडिया के लड़ाका तैयारों और ब्रह्मोस मिसाइल्स को नाकाम बनाया जिन्होंने पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। और उनके मुताबिक जब इंडिया ने अपनी फ़ज़ाई हिकमत अमली को तब्दील करते हुए ड्रोन्स और ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में भेजे तो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने उन तमाम हमलों को नाकाम बना दिया। एयर वाइस मार्शल ने यह भी कहा कि हमारे रेडार सिस्टम्स ने उनकी आमद को सरहद में दाखिल होने से पहले ही शनाख्त कर लिया था और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अपने जदीद दिफाई निज़ाम, जैमिंग और स्पॉफिंग की तकनीकों के जरिए दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन्स के GPS सिस्टम्स में खलल डाला, जिससे उनके हदफ पर पहुंचने की सलाहियत को कम किया और उन्हें नाकाम बनाया। ये बात कि हमने उन मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया, ये सबसे अहम थी। और औरंगजेब अहमद के मुताबिक एक ब्रह्मोस मिसाइल अपने हदफ से आगे निकलकर एक गैर आबाद इलाके में गिरा, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान के रेडार डेटा से भी हुई और पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लम्हे से लेकर इनके आखिरी मरहले तक उसको ट्रैक किया और दिखा दिया। इंडिया के मुसलसल मिसाइल हमलों के बावजूद एयर वाइस मार्शल ने यह तस्लीम किया कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया और फ़ौज ने दुश्मन की बेशतर कोशिशों को नाकाम बनाया, लेकिन चूंकि दुश्मन जो था वो काफ़ी मिसाइल दाग रहा था, इसलिए कुछ मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन पाकिस्तान के असासे जो थे, फ़ज़ाई असासे, वो उसके अंदर महफूज रहे। और इसके अलावा वो जो आम शहरी टारगेट हुए हैं वो भी जो है वो नुकसान हुआ। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम की कामयाबी अगर इसे देखा जाए तो ये ना सिर्फ जदीद सेंसर्स और हथियारों की महारत का नतीजा है, बल्कि दिफाई हिकमत अमली की चमक भी है, जो ना सिर्फ रिवायती हथियारों बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जंग, साइबर हमलों और स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन की फौजी ताकत को नाकाम बनाने के लिए तश्कील दी गई। अब यहां पर पाकिस्तानी दावे भी हैं और पाकिस्तानी प्रेजेंटेशन भी है। भारतीय दावे हैं लेकिन भारतीय प्रेजेंटेशन नहीं है। एक लम्हे को यहां पे ही रोक दें और चलें तज्जियाकारों के पास और एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानिए कि क्या आया वाकई आप हाइपरसोनिक रफ्तार से चलते हुए मिसाइल जो हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं, जैम कर सकते हैं, स्पॉफिंग कर सकते हैं। ये तकनीक जानने की ज़रूरत है। यानी हम थर्ड पार्टी ऑडिट इसका करवाते हैं कि थर्ड पार्टी इसका क्या ऑडिट करती है और क्या नतीजा निकालती है। इंडियन फौज ने ब्रह्मोस मिसाइलों के इस्तेमाल का तज़किरा तो किया, लेकिन उसका मुकम्मल इकरार नहीं किया। जब इंडिया के एयर मार्शल AK भारती से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस कितने मौसर रहे, तो उन्होंने इस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि हमने कौन से मखसूस हथियार इस्तेमाल किए या उनका कैलिबर क्या था, ये ऑपरेशनल तफसीलात हैं जिन पर बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। और एयर मार्शल भारती ने यह भी कहा कि जो भी तरीके और ज़राए हमने मुंतखब किए उनका दुश्मन के अहदाफ पर मतलूबा असर हुआ। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत की झलक जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान वालों से पूछ लें कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या। ये लग रहा था कि भारतीय हुकाम की जानिब से ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल की तस्दीक या तरदीद में मुकम्मल शफाफियत का फुकदान है, जिससे कशीदगी मजीद बढ़ी, जिससे इबहाम मजीद बढ़ा और पाकिस्तान की जानिब से इस बात का दावा किया गया कि उसने अपने जदीद दिफाई निज़ाम के जरिए इन हमलों को नाकाम बनाया और इंडियन मिसाइलों को हदफ तक पहुंचने से रोका, जिससे यह लग रहा था कि पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली इंतहाई मुअस्सर साबित हुई। अब थर्ड पार्टी ऑडिट हमें यह बताता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक जदीद और तेज रफ्तार मिसाइल जिसे ज़मीन, समुंदर और फ़ज़ा से दागा जा सकता है। ये इंडिया के दिफाई तहकीको तरक्की के इदारे और रूस की NPO माशिनो स्ट्राइएनिया की मुश्तरका काविश का नतीजा है, जिसके तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस का इदारा कायम किया गया। इसका पहला तजर्बा 12 जून 2001 को किया गया और इसके हाइपरसोनिक वर्जन पे काम भी जारी है। लेकिन ब्रह्मोस का नाम जो है वो दो दरियाओं के नाम से आया है, इंडियन दरिया ब्रह्मपुत्रा और मगरबी रूस का दरिया मॉस्कोव जो है। ब्रह्मोस जो है ये एरोस्पेस की वेबसाइट के मुताबिक ये 2 स्टेज यानी 2 मराहिल पे मुश्तमिल मिसाइल है। पहले मरहले में एक सॉलिड
प्रोपेलेंट बूस्टर या ठोस ईंधन से चलने वाला इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक रफ्तार तक ले जाता है और फिर यह इंजन अलग हो जाता है। दूसरे मरहले में माया रेंज जेट इंजन फाल हो जाता है जो मिसाइल को तकरीबन माक 3 की रफ्तार तक पहुंचाता है। इस मिसाइल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और जदीद गाइडेंस सिस्टम नस्ब है जो इसे खास सलाहियतें फराहम करता है, जैसे रडार से बचना, उसकी समत को बेहतर बनाना और इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 290 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और इसकी रफ्तार सुपरसोनिक है जो इसकी रफ्तार को इंतहाई तेज बनाती है और हदफ को बचने का कम वक्त फराहम करती है। इसकी तेज रफ्तार और मुख्तसर परवाज के वक्त के सबब यह मिसाइल दुनिया के बेशतर मिसाइल शिकन दिफाई निज़ामों को बआसानी तोड़ सकता है। मान लिया कि बहुत अच्छा मिसाइल्स है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये दिफाई हिसार को तोड़ सकती है। इसका एक ख़ास पहलू और बताया जाता है कि ये फायर एंड फॉरगेट, ये सबसे काबिल गौर बात है। फायर एंड फॉरगेट यानी चलाओ और भूल जाओ, उसके उसूल पे काम करता है, जिसका मतलब यह है कि एक बार मिसाइल दागने के बाद इसके हदफ तक पहुंचने की निगरानी नहीं की जाती। तो जब निगरानी ही नहीं की जाती, जब इसको ट्रैक ही नहीं किया जाता, तो भारत को क्या मालूम कि कितने अहदाफ पर लगे और कितने मारे गए। ये सबसे अहम नुक्ता है। ये इसकी खासियत भी बताई जाती है कि इसकी बदौलत बराहमोस मिसाइल जो है वो इंतहाई मौसर और ख़तरनाक हथियार है जो फौरी हमलों में इंतहाई कामयाबी साबित होता है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई और दिफाई हुकाम की जानिब से इन मिसाइलों के दिफाई इक़दामात की कामयाब तफसीलात का जिक्र करते हुए ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान ने जदीद सॉफ्ट और हार्ड किल तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए इन मिसाइलों को नाकाम बनाया और इनके हदफ तक पहुंचने की सलाहियत को कम किया। ब्राह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक ब्राह्मोस मिसाइल की 4 इकसाम है। पहली, ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला, सरफेस टू सरफेस। दूसरी, फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने वाला। तीसरी, समंदर की सतह से ज़मीन तक मार करने वाला। चौथी, आबदोज से मार करने वाला। इनमें से हर किस्म मखसूस हदफ को निशाना बनाने के लिए तैयार है। क्रूज मिसाइल 3 इकसाम में होते हैं। पहला, सबसोनिक मिसाइल जो आवाज़ की रफ्तार या उससे कुछ रफ्तार से सफ़र करते हैं। फिर सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना तेज़ सफ़र करते हैं। फिर हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ सफ़र करने की सलाहियत रखते हैं। 2022 में पाकिस्तान में एक बराहमोस मिसाइल गिरने का वाक़या पेश आया था जिसे इंडिया ने हादसाती तौर पर दागा जाने का दावा किया था और पाकिस्तानी हुकाम ने इसे ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला सुपरसोनिक मिसाइल करार दिया था जो पाकिस्तान की हुदूद में 124 किलोमीटर अंदर आके तबाह हुआ था। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, यानी जदीद हथियारों को नाकारा बनाने का एक अहम तरीका जो अब सामने आया। उसमें जैमिंग, स्पॉफिंग और साइबर हमलों का इस्तेमाल होता है ताकि दुश्मन के हथियारों जैसे बराहमोस मिसाइल या ड्रोन्स को उनके GPS नेविगेशन सिस्टम्स में खलल डाल के उनके हदफ से भटकाया जाता है या उन्हें गलत जगह पहुंचाया जाता है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड नासिरुल हक वाई के मुताबिक बराहमोस जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो ज़मीन के करीब परवास करते हैं और तेज़ रफ्तार होने की वजह से उनका सुराग लगाना और रोकना मुश्किल होता है। इसके बावजूद मिड कोर्स मसले में जैमिंग की तकनीक ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है क्योंकि यह मरहला मिसाइल के सफ़र का इब्तदाई हिस्सा होता है। लेकिन मिसाइल की परवास के दौरान GPS जैमिंग का असर महदूद हो जाता है क्योंकि मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम में मौजूद प्रोग्रामिंग अपनी कारकर्दगी को जारी रख सकती है जिसके बायस हदफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाना मुअस्सर हो सकता है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अपने मकामी तौर पर तैयार करदा निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर हमलों को कामयाबी से यकजा किया और ये एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन मकामी सिस्टम्स पे ज़्यादा कंट्रोल जो है उन्हें इस तकनीक को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद फराहम करता रहा। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने पिछले 8 से 10 साल में और खुसूसन गुज़श्ता 4-5 सालों में सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डॉक्ट्राइन के ऊपर काम किया। उस डॉक्ट्राइन के तहत पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म तैयार किए जिनमें ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW प्लेटफॉर्म्स, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल जो सिस्टम है उस पर नस्ब एयरबोर्न जैमिंग स्विच और JF-17 के ब्लॉक 3 पे नस्ब जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच शामिल है उसके ऊपर काम किया है। जब ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म साइबर वॉरफेयर के साथ इंटीग्रेट किया जाते हैं तो इसे साइबर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन का नाम दिया जाता है। साइबर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन का मकसद जो है वो नेविगेशन सिस्टम्स और मिसाइलों के अंदर खलल डालना होता है ताकि उनके रेडार सीकर्स गलत मालूमात हासिल करें और उसके नतीजे में मिसाइल का हदफ गलत जगह पे जाके तबाह हो जाए। इसके अलावा रेडार की लहरों को गलत मालूमात देने या उनके लिंक्स को तोड़ देने से मिसाइल अपने हदफ से भटक के सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मूड में चला जाता है, यानी वो अपने हदफ को छोड़ के किसी और जगह गिर जाता है। और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सिस्टम की रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर तक है, लेकिन जब ये सिस्टम फ़ज़ा में इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनकी रेंज बढ़ के 800 किलोमीटर तक हो जाती है क्योंकि फ़ज़ा में कोई रुकावट या मुदाखलत नहीं होती।
जब जमीन और फजा के सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं तो उनकी अफादियत में नुमायां इजाफा होता है। आसान अल्फाज में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का मकसद दुश्मन के हथियारों को अंधा करना होता है, यानी उनकी निगरानी या नेविगेशन की सलाहियत को नकारा बना दिया जाए। तो इस मौके के ऊपर बेशुमार एक्सपर्ट्स जो हैं इस मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हैं और कहते हैं कि दुनिया भर की लड़ाका तैयारों की काइनेटिक किल्स यानी हथियारों के जरिए हदफ को मारने की सलाहियत जो है उसको अहमियत दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो थी वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में बरतरी रही है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने हालिया सालों में अपनी फ़ज़ाई जंग की डॉक्ट्राइन को तब्दील किया है और अब वो दूसरे मुल्कों पर इन्हसार करने की बजाय मकामी सतह पर रिसर्च और सिस्टम्स बनाने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया में मिसाइल दाखिल होने के बाद उसे रेडार और दीगर सेंसर्स की मदद से ट्रैक और मॉनिटर किया गया। उसके बाद उसके फ्लाई पाथ का जो उसका फ्लाइट पाथ है उसका तज्जिया किया गया ताकि यह फैसला किया जा सके कि आया इसे जैम किया जाए, स्पॉफ किया जाए या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स के जरिए इसे रोका जाए। और फिर तज्जियाकार ये कहते हैं कि सॉफ्ट या हार्ड किल के फैसले का इन्हसार मौजूदा हालात पे होता है और ये फैसला एयर डिफेंस सिस्टम मौके पे करता है। इस तज्जिए से ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों को मुसलसल बढ़ा रही है और मिसाइलों की ट्रैकिंग, जैमिंग और स्पॉफिंग जैसी तकनीक्स जो हैं उसके दिफाई निज़ाम का हिस्सा बन चुकी हैं। दीगर ममालिक के हवाले से अगर बात की जाए, अमरीका ने ईरान, इराक और अफगानिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीकों का इस्तेमाल किया था। एक शानदार मिसाल रखी जाए, जब अमेरिका ने ईरान में जदीद तरीन और महंगा तरीन स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 सेंटाइन भेजा था तो ईरान ने यह दावा किया था कि ना सिर्फ उस ड्रोन को नीचे उतारा गया बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हासिल की गई। उसी तरह यूक्रेन रूस जंग, ईरान इजराइल कशीदगी और आर्मीनिया अजरबैजान तनाज़े में भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की तकनीकों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। तो यूं ये बात जो है वो बहुत हद तक काबिल फ़हम दिखाई देती है कि जहाँ पे हम ये देखें कि पाकिस्तान के ऊपर अगर पाकिस्तान की जो दिफाई माहिरीन हैं और सिक्योरिटी ज़राए हैं वो 70 ड्रोन्स को मारने का दावा करते हैं और ये किस तरीके से मारे गए, जो रेडार के ऊपर भी नहीं आ सकते, जो इंतहाई बुलंदी के ऊपर परवास करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जहाँ पे गिरे क्या वहाँ पे भारी नुकसान हुआ, क्या उन ड्रोन्स के गिरने से अवामी सतह पे वहाँ पे नुकसान हुआ? अगर नहीं हुआ, वो नीचे आए और गिराए गए और नुकसान भी कम जगहों पे हुआ, तो वो वही है कि उसे उसके हदफ से भटकाया गया, भटका के किसी और जगह पे गिराया गया। तो ये काबिल फ़हम भी है और बैनुल अक़वामी सतह पे इस वक्त माना भी जा रहा है। तो यूं पाकिस्तान की फ़ज़ाई वार डॉक्ट्राइन जो है वो भारत के मुकाबले में अब पढ़ने लायक हो चुकी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।